मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 221। एक अप्रत्याशित मुलाकात। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 221। एक अप्रत्याशित मुलाकात। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्षितिज पर पर्वतों का प्रभुत्व था तथा मार पहाड़ी जंगलों और घास के मैदानों के मिश्रण से घिरा हुआ था। दुनिया के अस्त व्यस्त होने से पहले इन जमीनी इलाकों को छोड़ दिया गया था और प्रकृति को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए छोड़ दिया गया था। जब इन जिलों की स्थापना की गई थी तब ज्यादातर पुराने शहरों और भूदृश्यों को छोड़ दिया गया था और पीछे छोड़ दिया गया था। ये सब प्रकृति को फिर से ठीक करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास में किया गया था। इनमें से ज्यादातर जंगल जिलों की स्थापना के बाद उगाए थे और उन्हें यहाँ वहाँ इमारतों के एक या दूसरे खंडहर दिखाई दे रहे थे। यहाँ की सड़क पुरानी थी लेकिन गाड़ियों के साथ भी अभी भी इस्तेमाल करने लायक थी। इन जगहों पर अल्फा में बिताए गए समय की एक अप्रिय याद फिर से ताजा हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या थी। शहर से बाहर निकलने का मतलब खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करना भी था। यहाँ कोई गार्ड या गश्ती दल नहीं था जो उनकी मदद कर सके और काल कोठरी की केवल अनियमित रूप से जांच की जाती थी। इस जंगल में राक्षसों को दूर रखने वाली एकमात्र चीज ईवी द्वारा उनके वाहनों पर डाले गए वार थे। ये जंगल राक्षसों और अन्य चीजों से भरे हुए थे। वे जरूरी नहीं कि मजबूत थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पथ निर्माण के जरिए कौन आया या कालकोठरियों से कौन बच निकला। सतर्कता एक आवश्यकता थी, भले ही दुनिया सतह पर शांत दिख रही हो। वार्ड के साथ भी वे कोई गारंटी नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य उनकी शक्ति से बहुत प्रभावित नहीं थे। उच्च बुद्धि या इच्छाशक्ति वाले राक्षस भी हो सकते थे। पथ कार्यों के माध्यम से आने वाले डाकू या जातियां भी एक संभावित खतरा थी। और आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपकी सरकार के नियमों का पालन किया और अपने घरों को छोड़कर एक विशाल शहर में चले गए। ठीक है, जाहिर है हर कोई ऐसा नहीं चाहता था। वहां अभी भी बहुत से लोग खंडहरों में रह रहे होंगे। किसी को मजबूर नहीं किया गया था। उस समय सरकार ने लोगों को शहर में बसाने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया। ओह हाँ, और जब बुनियादी ढांचे का रखरखाव नहीं किया गया तो बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी अपना मन बदल लिया। मैं समझ गया। क्या आपको लगता है कि वे लोग अभी भी जीवित हैं? जब सेठ ने जवाब देना चाहा तो उनकी बातचीत में एक अप्रत्याशित आगंतुक ने बाधा डाली। सामने सड़क के किनारे एक कैंपिंग साइट थी जिसमें टेंट और कैंपिंग फायर लगे हुए थे। कुछ कैंपर टूटी हुई सड़क पर खड़े थे। बिल्ली वाले लोग, तिजाहक, मीना जैसे जानवरों के विपरीत जो इंसानों के ज्यादा करीब थे, ये ज्यादा जानवरों की तरह थे। उनका कद कम मानवीय था और ज्यादा एक बड़ी बिल्ली की तरह था जो अपने पिछले पैरों पर चल रही थी। वे रेगिस्तानी खानाबदोशों की तरह चौड़े कपड़े और कपड़े पहनते थे। उनमें से केवल कुछ ने ही कस्टम कवच पहना था, शायद वे अपने समूह के संरक्षक थे। सेठ बख्तरबंद गाड़ी के कोचमैन की सीट पर बैठा था। उसने देखा कि मोनिक अपने हथियार निकाल रही थी जबकि एलिसन जादू करने के लिए तैयार हो रही थी। अपने हथियार नीचे रखो, सेठ ने जल्दी से आवाज लगाई और आगे की ओर चल पड़ा। वह पहली गाड़ी और उसे खींच रहे कवचधारी जानवरों के पास से गुजरा। वह उनसे मिलने इसलिए आया क्योंकि उसने ओरा की यात्रा के दौरान इन लोगों के बारे में सुना था। वह उनमें से कुछ से वहां मिला भी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे यात्रा करने वाले व्यापारी थे। बहुत समय पहले उन्हें उनके गृहलोक से निर्वासित कर दिया गया था और वे आयामी खानाबदोश बन गए थे। वे पथ कार्यों की यात्रा करते थे और जहां भी पहुंचते थे वहां व्यापार करते थे। अक्सर उनकी सूची में उन सभी तरह की दुर्लभ वस्तुएं भरी होती थी जो उन्होंने अलग अलग आयामों में देखी थी। जैसा कि उन लोगों से उम्मीद की जाती है जो अक्सर यादृच्छिक स्थानों की यात्रा करते हैं, उनके योद्धा कोई मजाक नहीं थे। जब तक उन्हें उकसाया न जाए वे बहुत मिलनसार होंगे। हालांकि वे बहुत चालाक थे, लेकिन अगर वे होशियार थे और उन्हें नाराज नहीं करते थे तो कोई उनके साथ बढ़िया सौदे कर सकता था। सेठ आगे बढ़ा और क्रोना साम्राज्य का औपचारिक अभिवादन किया। आपकी यात्रा अनेक आयामों तक फैले और बुजुर्ग तिजाहक आगे बढ़े। उम्र के कारण उनके चांदी और काले फर का रंग फीका पड़ रहा था, लेकिन उनकी आंखें तेज चमक के साथ तेज थीं। उन्होंने भी सेठ की तरह औपचारिक अभिवादन किया और जवाब दिया। और आपको हमेशा आराम करने के लिए एक गर्म चूल्हा मिले। ऐसी अराजक दुनिया में किसी सभ्य व्यक्ति से मिलना अच्छा है। क्या आप लोग अभी यहाँ आए हैं? हम कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं, लेकिन जब हमने बस्ती में प्रवेश करने की कोशिश की तो हमारे स्काउट को शत्रुतापूर्ण लोगों का सामना करना पड़ा। ये काफी भव्य दिखता है, लेकिन लोग बहुत स्वागत करने वाले नहीं हैं, बुजुर्ग ने उदास होकर कहा। इसे दिल पर मत लेना। इस जगह के लोगों को हमारी दुनिया में हो रहे बदलावों से निपटने में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा नाम सेठ स्मिथ है। मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? आप मुझे ड्रोसी कह सकते हैं। मैं इस समूह का कारवां नेता हूँ। क्या आपने खाना खा लिया है? हम अभी खाना बना रहे हैं। क्या हम चाय पीकर दिन तैयार होने तक बातें करेंगे? बूढ़ी बिल्ली सेठ की भाषा बोल रही थी। उसने गाड़ी को रुकने और कैंपिंग साइट के क्षेत्र में शामिल होने का संकेत दिया। जब बाकी लोग गाड़ियों और जानवर की देखभाल कर रहे थे तब सेठ ड्रोसी के पीछे पीछे उसके तंबू में चला गया। इसे टेंट कहना वास्तव में न्याय नहीं था। यह एक बड़ा युद्ध था जिसमें जमीन पर कालीन और तकिए थे और बीच में एक छोटा सा कैंप फायर था। ड्रोसी और सेठ कैंप फायर के पास बैठ गए और दो महिलाओं ने उनके लिए चाय बनाना शुरू कर दिया। मुझे खुशी है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो हमसे बात करने के लिए तैयार था। पिछले यात्री, बूढ़ी बिल्ली ने एक कर्कश आह भरते हुए कहा। सेठ सुन सकता था कि उठ पहुंचने के बाद से वे कुछ कठिनाइयों से गुजरे थे। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। मुझे अपनी दुनिया के लोगों के इस तरह व्यवहार पर दुख है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें समझ सकते हैं। यह उनके लिए अभी भी नया है और वे दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके लिए नया? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सेठ केवल धूर्तता से मुस्कुराया। उसे मोटे तौर पर पता था कि तिजाहक कई दिनों तक यहाँ क्यों रुके थे। बिल्ली लोगों को एक विदेशी दुनिया में पैर जमाने का बहुत अनुभव था। वे ऐसी जगह पर रुकते थे जिसे वे अपेक्षाकृत सुरक्षित समझते थे और जहां जाना है वहां जाने से पहले यात्रियों से यथासंभव जानकारी प्राप्त करते थे। हाँ, नया। ये दुनिया हाल ही में पथ कार्य से जुड़ी है, लगभग 1 साल पहले, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया के लिए पथ कार्यों से जुड़ना क्या मायने रखता है। सर्वनाशकारी पैमाने पर अराजकता, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर युद्ध और गृह युद्ध तक, इस समय अवधि के दौरान कुछ भी दुनिया का चेहरा बदल सकता था। सेठ ने महिला सबर से चाय का प्याला लिया और एक घूंट पीने से पहले उसे धीरे से घुमाया। खट्टे फल का कड़वा लेकिन दिलचस्प स्वाद उसके मुंह में भर गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका मन थोड़ा जाग रहा है। चाय ने उसके मन के उत्थान को थोड़ा बढ़ा दिया था। मैं समझ गया। मुझे खुशी है कि वे हमारे लोगों के प्रति पूरी तरह से विरोधी नहीं है, इसलिए यह अभी भी उनके अनुकूलन का चरण है। बुजुर्ग ने शांति से उत्तर दिया। सेठ ने बस सिर हिलाया। उन्होंने अपेक्षाकृत मौन में चाय पी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? दूसरे ने आखिरकार पूछा। सेठ ने आह भरी। ये बूढ़ी बिल्ली बहुत धैर्यवान थी। सेठ ने व्यापार के बारे में बात करने के लिए मौके का इंतजार किया था, लेकिन रोसी ने बातचीत के जरिए धीरे-धीरे जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बिल्ली धैर्यवान थी, सेठ नहीं। आप एक बहुत अनुभवी व्यापारी हैं। चलो छोटी-मोटी बातें छोड़ दें, ठीक है। मुझे पता है कि आप इस दुनिया के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं आपको जो कुछ भी चाहिए वो बता सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। सेठ ने इस बारे में होशियार बनने की कोशिश की थी और कुछ ऐसा चारा फेंका था जिससे पुरस्कार बढ़ गया था। ये तथ्य कि ऊँट को हाल ही में पथ कार्य में जोड़ा गया था, बहुत मूल्यवान जानकारी थी और ये दर्शाता था कि सेठ जानकारी का एक अच्छा स्रोत था। लेकिन तिजाहक ने अपना धैर्य बनाए रखा और धैर्यपूर्वक अधिक मुफ्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। सेठ के बोलने के बाद बिल्ली ने धीरे से सिर हिलाते हुए अपना प्याला नीचे कर लिया। सेठ सही था, वह 120 से ज्यादा सालों से व्यापारी था। सेठ की सीधी-सादी बातों से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि मुफ्त जानकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय भी पैसा था। जैसे ही बूढ़ी बिल्ली काम पर लग गई, उसकी निगाहें तेज हो गईं। आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जानकार हैं। तो फिर चलिए व्यापार की बात करते हैं। आपकी कीमत क्या है?
अब हम बात कर रहे हैं। मुझे अपना सामान दिखाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि एक बार जब हम दोनों को पता चल जाएगा कि एक दूसरे को क्या चाहिए तो हम बेहतर तरीके से बातचीत कर पाएंगे। रूसी ने सहमति में सिर हिलाया और व्यापारियों के लिए एक अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। यह दुकान इंटरफेस था। यहाँ व्यापारी अपनी इन्वेंट्री स्पेस का एक हिस्सा प्रदर्शित करना चुन सकता था। इस कौशल का एक बड़ा बोनस ये था कि ग्राहक आइटम के नाम के साथ एक लेबल देख पाएगा अगर व्यापारी खुद उन्हें जानता था। सेठ को आश्चर्य हुआ जब उसने व्यापारी के सामान में बहुत सारे कपड़े पाए। आखिरी जगह जहां उन्होंने सामान रखा था वह अपने दर्जी के लिए जानी जाती होगी। वहां कई अजीबोगरीब कपड़े थे जैसे लेस देन ड्रेप क्लॉथ ग्रेटर देन, लेस देन स्पार्क वेलवेट ग्रेटर देन या लेस देन इथेरियल साड़ी ग्रेटर देन। उसकी नजर 3 खास कपड़ों पर पड़ी। लेबल पर सिर्फ नाम दिए गए थे और उसे कारवां लीडर से उनके बारे में पूछना पड़ा। फेदर सिल्क एक दुर्लभ कपड़ा था और अपने अत्यंत हल्केपन की तुलना में अपनी अपार मजबूती के लिए जाना जाता था। गोस्ट फ्लीस एक महाकाव्य कपड़ा था जो भूत प्रेतों के सार से बुना जाता था और इसमें ऐसे अमूर्त गुण थे जो इसे अदृश्य बना सकते थे या इसे तैरने में सक्षम बना सकते थे। ऑरेकल वेव एक अनोखा कपड़ा था जिसे भविष्य और भाग्य को देखने या प्रभावित करने के लिए एक ऑगर द्वारा बुना जाता था। यह एक भविष्यवक्ता के कौशल को मजबूत कर सकता था या भाग्य ला सकता था। ये निश्चित रूप से सेठ के लिए रुचिकर थे जिनके पास एक कारीगर दर्जी था, लेकिन उनके पास जो जानकारी थी उसकी तुलना में ये बहुत मूल्यवान थे। इसलिए वह व्यापारी की सूची को ब्राउज करता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 222 लाठी और पत्थर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 222 लाठी और पत्थर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बुजुर्ग की सूची में काफी अच्छी सामग्रियां थी और सेठ को जल्दी कुछ ऐसी चीजें मिल गईं जिन्हें वह अपनी जानकारी के बदले में देना उचित समझता था। लेस देन फॉर्चून ग्लास क्राफ्टिंग सामग्री दुर्लभ। रेगिस्तानी कांच के नाम से भी जाना जाने वाला ये रत्न रेगिस्तान की रेत पर बिजली गिरने से बनता है। इसका भाग्य और सौभाग्य से बहुत गहरा संबंध है। यह एक छोटा खुरदुरा पत्थर था जो किसी तरह के सहायक उपकरण में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त था। भाग्य को प्रभावित करने वाली सामग्री मिलना मुश्किल था, लेकिन अन्य सामग्रियों की तरह इसकी मांग भी नहीं थी। कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। जब सेठ ने ड्रोसी को उसकी पसंद बताई तो उसने सिर हिला दिया। यदि आपकी जानकारी पर्याप्त है तो हम सौदा पक्का कर लेंगे। सेठ और ड्रोसी ने काफी समय तक यट में ऊँट के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया जब तक कि किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया कि भोजन तैयार है। चलो यही रुकते हैं और कुछ खाते हैं। खाने के बाद हम बातचीत जारी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी भी कुछ और काम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति की सराहना करता हूं जो व्यापारिक बातचीत में बाधा डालकर अच्छा भोजन करा सके। सेठ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा और वे तंबू से बाहर चले गए। कैंप फायर पर सेठ की पार्टी बैठी थी। उनके हाथ में पहले से ही गाढ़े चमकदार सूप से भरे कटोरे थे। गंध और दृश्य देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया। शुरुआती असहजता के बाद पार्टी के सदस्यों ने तिजहत के साथ काफी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। टेकर की बेटी रूबी भी समूह के बच्चों के साथ खेल रही थी। ड्रोसी और सेठ आग के पास बैठ गए और उन्हें तुरंत सूप के कटोरे और चम्मच के रूप में और डुबोने के लिए एक नरम चपटी रोटी दी गई। गाढ़े सूप में एक मजबूत अज्ञात स्वाद था जिसने सेठ का पूरा ध्यान आकर्षित किया। उसने अधिसूचना की आवाज सुनी जो इस प्रकार समाप्त हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन डिंग व्यक्तित्व जोड़ दो ग्रेटर देन। ये वास्तव में पौष्टिक भोजन था और इसका स्थायी प्रभाव था। यह अफसोस की बात थी कि वह सारा सूप खुद खाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन यह आतिथ्य और कौशल का एक बड़ा संकेत था। भोजन के दौरान उन्होंने सौहार्दपूर्ण बातचीत की और उसके बाद बिल्ली लोगों ने गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। सेठ ने कूटनीतिक बातचीत का काम अपने दल खास तौर पर रूबी को सौंपा। वह विदेशी जाति के साथ दोस्ती करने में माहिर थी। वह और ड्रोसी यूट में वापस आ गए और अपनी बातचीत जारी रखी। जब सेठ ने ऊँट के बारे में बात करना समाप्त किया तो बड़े ने उसे लेस देन फॉर्चून ग्लास ग्रेटर देन दे दिया और इस तरह उनका सौदा समाप्त हो गया। अब मैंने देखा कि आप अन्य उत्पादों में रुचि रखते थे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं खरीदना चाहूंगा। अगर आपके पास सिक्के हैं तो तिजहत के पास सामान है। क्या आप भुगतान कर सकते हैं? यह आपके मूल्यों पर निर्भर करता है। मैं वस्तु विनिमय भी कर सकता हूँ। मेरे पास भी काफी दुर्लभ उपकरण हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ। हम तिजहत को नकद पसंद है। बहुत तेजी से मत बोलो। आपके पास बहुत सारी सामग्री है लेकिन शिल्प व्यवसाय इस जगह पर बहुत दूर नहीं है। अच्छे गियर की मांग अच्छी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक है। ड्रोसी ने सिर हिलाया। सेठ ने जो कुछ भी उसे बताया था उसके बाद ये समझ में आता था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे सेठ की जानकारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन अच्छे सौदे में कोई बुराई नहीं थी। भले ही वे गियर बेच न सकें, लेकिन उनके योद्धाओं द्वारा अच्छा गियर पहना जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ी बिल्ली और लोहार ने कई घंटों तक वस्तु विनिमय करके एक दूसरे से रिश्ता बनाया। सेठ ने न केवल कपड़े बल्कि कुछ दिलचस्प सामग्री भी हासिल की। इनमें लेस देन सोलर मार्बल ग्रेटर देन और लेस देन नाइट मास्किंग ग्रेटर देन शामिल थे। बाद वाला एक दुर्लभ चमड़ा था। संगमरमर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था, लेकिन इसे लोहार सामग्री के रूप में नहीं गिना जाता था। ड्रोसी के विवरण ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। यह एक ऐसा संगमरमर था जो सूर्य की शक्ति को एकत्रित करता था और उसे केंद्रित करता था। शायद ये पफल के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर नहीं तो वह इससे लाभ कमाने का कोई रास्ता खोज लेगा। ये बहुत महंगा नहीं था। सबसे दिलचस्प था धातु की कुछ छड़ें जिन्हें लेस देन क्वैक ब्रॉन्ज ग्रेटर देन कहा जाता था। लेस देन क्वैक कांस्य शिल्प सामग्री अद्वितीय। एक रहस्यमय कौशल का उपयोग करके विशेष सामग्रियों से कांस्य बनाया गया था। इस धातु में ध्वनि या कंपन को मजबूत और बढ़ाने की विशेषता है। ग्रेटर देन। उसके पास पहले से ही एक बढ़िया विचार था कि वह इस धातु से क्या करेगा। सेठ ने निडेल को कपड़े भेजने की योजना बनाई ताकि वह एक लबादा बना सके। परिणाम वाकई शानदार हो सकता था। उसने बाकी चीजें ज्यादातर दिलचस्पी से खरीदी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने अपने सोने का एक भी टुकड़ा खर्च नहीं किया, बल्कि उसने कुछ हथियारों और ओरा से लाए गए बाकी अंगूठियों के लिए सामग्री का आदान प्रदान किया। दोनों पक्ष अपने सौदे से संतुष्ट थे और जश्न मनाने के लिए एक और कप चाय का आनंद लिया। तो आप अपने कारवां के साथ कहां जाने की योजना बना रहे हैं? सेठ ने आखिरकार पूछा। उसने बुजुर्ग को जिलों और उनकी मौजूदा स्थितियों के बारे में बताया था। हम क्या कोई कारण है जो आप पूछ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको वाइस सिटी जाने की सलाह नहीं दूंगा। उन्हें विदेशियों से निपटने में कठिनाई होती है। हम डेल्टा के रास्ते पर हैं जहां क्रोना साम्राज्य का पैर जमा हुआ है। शायद आप हमारे साथ शामिल होना चाहें। सेठ को उनका शामिल होना बहुत अच्छा लगता। बिल्ली के लोगों का कारवां उनकी यात्रा में बहुत सुरक्षा प्रदान करता। उसे अपने या पार्टी के सदस्य की चिंता नहीं थी, लेकिन ज्यादा लोगों का मतलब था कि ज्यादा लोग रूबी की रक्षा कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाकी सभी लड़ सकते थे, भाग सकते थे या सबसे खराब स्थिति में वाइस सिटी में टेलीपोर्ट कर सकते थे। ईवी अमर थी, लेकिन रूबी के पास लड़ने या भागने का कोई रास्ता नहीं था। अधिक लोगों का मतलब अधिक रक्षक था। हालांकि वह उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर उसकी बेटी मर गई तो टेकर को क्या कहना चाहिए। आखिरकार यह यात्रा उसका विचार था। ड्रोसी ने एक क्षण सोचा। हम अभी मिले हैं। क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? सेठ ने रूबी और टेकर के बारे में अपनी चिंताएं और विचार साझा किए। ड्रोसी की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। आप पहले से कहीं अधिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जितना मैंने सोचा था। ठीक है, चलो अब हम साथ साथ यात्रा करते हैं। उन्होंने हाथ मिलाया और सौदा पक्का कर लिया। कुछ देर तक विस्तार से बातचीत करने के बाद सेठ अपनी टीम के पास लौट आया। पार्टी ने अपनी गाड़ियां तिजहत कैंप के किनारे पार्क कर दी थी और टेंट लगा रहे थे। अंधेरा होने लगा था।
सुनो दोस्तों, मेरे पास अच्छी खबर है। अब से हम कारवां के साथ साथ यात्रा करेंगे। वे यात्रा में हमारी मदद करेंगे और हम रास्ता दिखाएंगे। कारवां कल सुबह रवाना होने वाला है और हमें दोपहर से पहले रवाना हो जाना चाहिए। सोने से पहले सेठ ने आगे की योजना के बारे में बताया। गवर्नमेंट हंटर बिल्ली लोगों के स्काउट्स के साथ मिलकर आगे का रास्ता तलाशेगा। एलिसन कारवां के बीच में पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ रहेगी। अगर स्काउट्स को कुछ हो जाता है तो वह उनका सही रास्ता खोजने के लिए बैकअप होगी। ईवी, कल सुबह तुम भी अपने बच्चों को बिल्ली वालों की गाड़ियों पर बिठा दोगे। उनके पास राक्षसों को दूर रखने के लिए अपने उपाय हैं, लेकिन हमने तय किया कि सुरक्षा को दोगुना करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ईवी ने प्रेरित होकर सिर हिलाया। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। खास तौर पर टेका काफी शांत लग रहा था। यह एक शांत रात थी और वे गार्ड की ड्यूटी तिजाहक को सौंप सकते थे। अगले दिन सुबह सुबह एक और मुफ्त भोजन तैयार करने के बाद सेठ कारवां नेता की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर ड्रोसी के बगल में बैठ गया। गाड़ी उतनी आरामदायक नहीं थी जितनी कि सीट कुशन जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त थी। बदले में वे बहुत मजबूत थे और आसानी से बहती सड़क से निपट सकते थे। बिल्ली की गाड़ियों को बड़े पंख वाले मॉनिटर छिपकलियों द्वारा खींचा जाता था। सेठ ने ड्रोसी से पूछा, जिसने समझाया कि वे यात्रा के लिए सबसे अच्छे घोड़ों में से एक थे। छिपकलियां अधिकांश जलवायु से निपट सकती थी और कम भोजन लागत की तुलना में उनकी सहनशक्ति बहुत अधिक थी। वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन अगर कोई बहुत यात्रा करता था तो वे सबसे अच्छे थे। लिंक और कुछ बिल्ली शिकारी आगे की ओर रास्ता तलाश रहे थे और उन्होंने दिन के दौरान बहुत सी जमीन बनाई। वे अभी भी महान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में थे और अभी तक उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जो ईवी के वादों के खिलाफ जा सकती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई राक्षस नहीं थे। लिंक और शिकारियों ने आसपास के इलाकों में कई तरह के जानवरों की मौजूदगी की सूचना दी थी ताकि अगर वाद या अन्य उपाय काम न करे तो वे उन्हें मार सकें। उम्मीद के विपरीत वे एक बार भी युद्ध किए बिना पूरा दिन काट पाए। शाम को उन्हें एक जगह मिल गई और उन्होंने एक अस्थायी शिविर स्थापित कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 223। चलो कुछ हड्डियां तोड़ें। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 223। चलो कुछ हड्डियां तोड़ें। एड्स बाय पब फ्यूचर। अस्थायी शिविर के लिए उन्होंने वैगन किला बनाने के लिए गाड़ियां खड़ी कर दी। वे इस तरह से ईवी के वादों के प्रभाव को अधिकतम कर सकते थे। इस बार सेठ की पार्टी ने अपना राशन बिल्ली के लोगों के साथ साझा किया। ये लिंक के लिए एक शेफ के रूप में चमकने और कारवां के लिए खाना पकाने का समय था, या फिर तैयार भोजन में से कुछ बांटें। एक व्यक्ति द्वारा 30 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना थोड़ा ज्यादा था। उसने चच में पकाया हुआ खाना बांट दिया और अपनी सूची में जमा कर लिया। जब बिल्लियों के लोगों ने खाना चखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने उसी तरह से खाना खाया जैसे पार्टी के सदस्यों ने सूखा लुत्फ उठाया था। लिंक ने एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराया जब उसने देखा कि लोग उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं। यह एक आनंदमय शाम थी, अगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए कि वे राक्षसों से भरे जंगल में डेरा डाले हुए थे। चूंकि यह उनका भोजन था, इसलिए सेठ को खुद को रोकना नहीं पड़ा और उन्होंने कई हिस्से खा लिए और संतुष्ट होकर सो गए। अरे रिलैक्स हो, उठो, कारवां चलने के लिए तैयार है। वह शर्म से जाग उठा। कारवां पहले से ही सामान समेटकर सवार हो चुका था। जब वह गहरी नींद में था तब सभी ने तैयारियां पूरी कर ली थी। वह जल्दी से उठा और अपना सामान समेट कर रख दिया। कुछ खाने पीने की चीजें खाते हुए वह गाड़ी में अपनी जगह पर चला गया। मुझे लगता है कि तुम अच्छी तरह सोए हो, बूढ़ी बिल्ली ने चिल्लाते हुए कहा। ड्रोसी पहले से ही अपने हाथों में लगाम लिए अपनी सीट पर खड़ा था। मैं कभी भी सुबह जल्दी उठने में अच्छा नहीं रहा, उसने बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया और कारवां नेता के पास बैठ गया। उसके दिमाग में उसकी टूटी हुई अलार्म घड़ी की तस्वीरें घूम गई। उसे लगा कि उसकी यात्रा शुरू हुए बहुत समय हो गया है, जबकि तब से मुश्किल से एक साल ही बीता था। चौथे दिन जब वे तलहटी से होकर यात्रा कर रहे थे तब आखिरकार आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ और दूसरे पौधे छोटे और कम होते गए। इस समय इसे जंगल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि चट्टानी इलाके परिदृश्य पर हावी होने लगे थे। इस स्थान पर हवा अधिक तेज और ठंडी हो गई और पलक झपकते ही मौसम साफ से बरसात में बदल गया। कम वनस्पति होने से बेहतर दृश्य क्षेत्र की गारंटी नहीं थी। रास्ते पत्थरों और दरारों से घिरे हुए थे जहां चीजें सतर्क आंखों से भी छिप सकती थी। उसकी आंखों और तीखे कानों ने बहुत पहले ही कारवां के आगमन को पहचान लिया था। आमतौर पर .20 से नीचे के वे संदेशवाहक किसी भी लड़ाई से बचने और हमलावरों से छिपने की पूरी कोशिश करते थे। इसी तरह वे लोग यात्रा में बच गए। सेठ की कंपनी के पास यह विकल्प नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वार्ड ने जंगलों में कमजोर जानवरों को दूर रखा था, लेकिन यहाँ जहाँ असली पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ बड़े जानवर थे। सेठ और उसकी पार्टी किसी तरह से धोखा देकर आगे निकल सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने बिल्ली लोगों के साथ गठबंधन किया था। इस पहाड़ी क्षेत्र में पहले राक्षस दिखाई दिए जो वार की परवाह नहीं करते थे। पास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा था, एक भयानक अस्तित्व जिसने कई खिलाड़ियों की यात्रा को समाप्त कर दिया था, एक लोकप्रिय खेल में जो उसने खेला था। यह एक बर्फ ट्रोल था। नर्म हवा के झोंके में उखड़ती सड़क पर खड़े होकर इसने उनका रास्ता रोक दिया। ये 3 मीटर से अधिक लंबा था, बर्फ की तरह सफेद फर और रेत त्वचा वाला। 4 जोड़ी खतरनाक लाल आंखें उन्हें घूर रही थी, जबकि हवा उसके फर के साथ खेल रही थी। ट्रॉल्स अपने अत्यधिक उच्च पुनर्जनन और सहनशक्ति के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा वे असामान्य रूप से मजबूत और लचीले थे। आइस ट्रॉल्स सामान्य ट्रॉल्स की तरह ही थे, लेकिन डोप किए गए थे। फिर भी एक ट्रोल आसानी से उनकी ताकतों के सामने गिर सकता था। यह इस तरह खुले में क्यों खड़ा था? यह वह क्षण था जब सेठ ने उस असभ्य राक्षस के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देखी। घात लगाओ, स्काउट चिल्लाया। यह एक युवा स्काउट का फोन था। उसने सबसे पहले कुछ गड़बड़ होने का एहसास किया। अपनी पोजीशन में आ जाओ। ड्रोसी की आवाज ने अभी भी खाली परिदृश्य को भर दिया। गाड़ी ने बख्तरबंद गाड़ी के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। एक ट्रोल पर्याप्त नहीं था। ट्रोल भी इतना जानते थे। नुक्कड़ और दरारों से चट्टानों और चट्टानों के पीछे से ऊपर बर्फ के ट्रोल का एक झुंड दिखाई दिया। एक त्वरित नजर ने उन्हें बताया कि ये जानवर सभी लगभग 50 के आसपास थे। ये देखते हुए कि ये 3 मीटर लंबे आइस ट्रोल थे, वे इस स्तर पर समान संख्या में मौजूद ह्यूमनॉइड्स की तुलना में बहुत ज्यादा परेशानी वाले थे। .1 पर एक वयस्क ट्रोल पहले से ही .40 खिलाड़ी के बराबर था। 50 स्तर उसके ऊपर थे। आइस ट्रोल उससे एक पायदान ऊपर थे। ये राक्षस संभवतः उन वायुनों से कहीं अधिक खतरनाक थे जिनका सामना उसने तोरा के रास्ते में किया था। वे संख्या में लगभग 2:1 से अधिक थे। लगभग 40 आइस ट्रोल्स के झुंड ने कारवां को शिथिल रूप से घेर लिया था। उनके सामने सेठ की साथ की पार्टी और कारवां के 3 स्काउट, 10 संरक्षक और 2 जादूगर खड़े थे। ड्रोसी और जादूगरों के विपरीत, जो विशालकाय घरेलू बिल्लियों की तरह दिखते थे, संरक्षक और स्काउट बाघ, शेर, प्यूमा, पैंथर और तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों से मिलते जुलते थे। इस बीच बच्चे और गैर लड़ाकू महिलाएं बख्तरबंद गाड़ी में घुस गई थीं। एलिसन, ईवी, लिंक, ड्रोसी और जादूगरों ने बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर अपना स्थान बना लिया ताकि वे उन अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की सहायता कर सके जिन्होंने वैगन किले को घेरे में ले लिया था। सेठ ने अपना वाइवरन सेट चलाया। ट्रॉल्स की ताकत और सहनशक्ति को देखते हुए उनकी पार्टी अपने हथियारों के माध्यम से कुछ आंकड़े हासिल करने में सक्षम हो सकती थी। क्या ऐसी विकट स्थिति में अपनी आग को रोकना उचित था ताकि विशेषताएं हासिल की जा सके? क्या तिजाहक संख्यात्मक नुकसान को संभाल सकता था? सेठ की चिंताएं तब गायब हो गईं जब उसने बिल्ली लोगों के संरक्षकों को देखा। ये योद्धा शुरू से ही गंभीर थे। उन्होंने अपने हथियार रख दिए और उत्साहित हो गए। सचमुच बिल्ली योद्धा उनका अंतिम रूप नहीं था। पहाड़ों में खून जमा देने वाली दहाड़ें गूंजने लगी क्योंकि उनके फर खड़े हो गए थे और उनके शरीर बड़े हो गए थे और बर्फ के ट्रॉल्स से मुकाबला करने या उनसे भी आगे निकल जाने के लिए भारी हो गए थे। उनके पंजे से खंजर जैसे पंजे निकले और उन्होंने ट्रॉल्स के झुंड पर हमला कर दिया।
एक संरक्षक आसानी से एक या दो ट्रोल को संभाल सकता था। जोना एक साथ दो को भी संभाल सकता था, जबकि मोनिक 3 से लड़कर बढ़त हासिल कर सकती थी। टेकन ने 3 ट्रोल को आगे बढ़ने से रोक दिया। फेलिक्स ईवी का परिचित भी एक ट्रोल को विचलित करने में व्यस्त था। लिंक और ईवी अग्रिम पंक्ति के बोझ को कम करने के लिए दिबक फैलाने में व्यस्त थे, जबकि जादूगरों ने मित्रतापूर्ण गोलीबारी को ध्यान में रखते हुए ट्रॉल्स पर गोलीबारी शुरू कर दी। यहां तक कि यदि सेठ ने अपने सभी रजिस्टर नहीं निकाले होते तो भी वे ठीक से काम चलाने में सक्षम थे। ड्रैगन माइट ट्रॉल्स के साथ स्तर और विशेषता का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी इसका उन पर कुछ प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी। इसके साथ ही सेठ ने 2 बर्फीले राक्षसों को भी लिया और उन्हें 1000 कटों के माध्यम से मौत देने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि बर्फ के ट्रॉल्स को कम नहीं आंका जा सकता। उनकी खाल ऐसी ही थी और उन पर लगी ज्यादातर चोटें कुछ ही पलों में ठीक हो जाती थी। केवल कटे हुए अंग और टूटी हुई हड्डियां ही ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लेती थी। यहां तक कि सिर पर लगी चोटें भी घातक नहीं थी। ये सेठ की पार्टी के लिए बहुत बढ़िया था क्योंकि ट्रॉल्स चाहे जितनी बार भी उन्हें काटे वे नहीं मरेंगे। कोहरे के आयाम में उनके पागलपन भरे पीसने के बाद प्रभाव उतने अच्छे नहीं थे जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। सेठ को हर बार के साथ थोड़ी वृद्धि महसूस हुई, लेकिन लगभग 10 बार करने के बाद ही उसकी सहनशक्ति में एक ही वृद्धि हुई। वह थोड़ा उलझन में था, लेकिन ये सोचने का बिल्कुल सही समय नहीं था। इसका मतलब बस ये था कि उसे अधिक बार काटना होगा। खेल का समय जल्द ही खत्म हो गया। ट्रॉल्स के विपरीत कारवां सदस्य स्वचालित रूप से ठीक नहीं हुआ। ईवी अकेले हीले की भूमिका नहीं निभा सकती थी, लेकिन रोसी द्वारा खुद को एक जादूगर के रूप में प्रकट करने के बाद भी उन्हें सभी को जीवित रखने में मुश्किल हुई। सब कुछ एक नाजुक संतुलन में था, लेकिन इस संतुलन की एक समय सीमा थी। जब उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है, तब तक उसने धीरज में 7 अंक और ताकत में 3 अंक हासिल कर लिए थे। सेठ ने अपनी बड़ी छड़ी तैयार की और लोहे की छड़ काम करने लगी। यह कोई महाकाव्य वस्तु नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कमजोर थी, खासकर इस तरह के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। उसके पास कोई मोहरा वर्ग नहीं था, लेकिन उसकी वस्तुओं ने आसानी से अंतर को पूरा कर दिया। डंडे से किया गया वार एक मोटी बांह की वजह से रुक गया, लेकिन साथ ही टूटी हड्डियों से एक कर्कश आवाज भी आई। सेठ के वार की कुल ताकत को कम करने के लिए सिर्फ सहनशक्ति ही काफी नहीं थी। दूसरे ट्रोल के वार से बचने के लिए वह पीछे हट गया। सेठ की छड़ी तेज लपटों की एक परत में लिपटी हुई थी क्योंकि उसने छड़ी के दूसरे सिरे से हमलावर के पेट पर वार किया था। आग की लपटें भाले की नोक की तरह थी, जो फर और मांस में घुस गई थी, जिससे पेट की गुहा में आग की एक लहर फैल गई। इससे पहले कि वह जले हुए प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर पाता, जो घुटनों के बल पर गिर गया था, उसके हमवतन ने अपने स्वस्थ हाथ से उस पर हमला कर दिया। वह हमले से बच गया और प्राणी के बाएं घुटने को कुचल दिया। वह मुड़ा और बर्फ के ट्रोल के सिर को कुचलने के लिए लाठी के उग्र सिरे को घुमाया। दायां हाथ नीचे लटक रहा था और दाएं तरफ झुका हुआ था, इसलिए वह बच नहीं सकता था या रोक नहीं सकता था। वह केवल आने वाले हमले को देख सकता था जिसने उसकी जान ले ली। उसने दूसरे ट्रोल को खत्म कर दिया, जिसके अंदरूनी हिस्से जल जाने के कारण कुछ भी करने में उसे मुश्किल हो रही थी। वह उन ट्रोल से छुटकारा पाने में कलाकारों के साथ शामिल हो गया जो कि मोहर द्वारा बंधे नहीं थे और संतुलित जल्दी से उनके पक्ष में झुक गया। लिंक और ईवी के दिबक और सेठ द्वारा उन्हें हाथापाई की लड़ाई में बांधने के कारण उन्हें जादू से बचने में कठिनाई हुई, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। मोनिक और जोनाह ने भी अपनी लड़ाई समाप्त की और दबे हुए बिल्ली संरक्षकों की मदद करने चले गए। लड़ाई जल्द ही समाप्त हो गई और कारवां को 40 से अधिक मृत ट्रोल ने घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 224 और हमारी यात्रा जारी रखें। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 224 और हमारी यात्रा जारी रखें। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। प्रायोजित डिस्कवरी फीड एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध बिना किसी नुकसान के समाप्त हो गया। कुछ घायल हुए और संरक्षकों में से एक या दो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन 2 उपचारक और कुछ HP पोषण। वे बर्फ के ट्रोल शवों को अच्छी तरह से इकट्ठा करने के लिए कुछ समय के लिए रुके थे। उनका खून और उनके कुछ अंग दुर्लभ कीमिया सामग्री थे। ईवी हड्डियों और फर जैसे कुछ हिस्सों का भी उपयोग कर सकती थी। ट्रोल लेदर एक दुर्लभ श्रेणी की वस्तु थी जिसमें बर्फ के प्रति उच्च आकर्षण था। हड्डियों में भी वही आकर्षण था, लेकिन वे केवल असामान्य थी। ईवी के लेस देन ब्रूइंग ग्रेटर देन में सेठ की तुलना में बाद वाले का अधिक उपयोग था। सेठ के लिए सबसे बड़ा लाभ वास्तव में उनके द्वारा गिराई गई लगभग 20 आत्माएं थी। लेस देन कोड सोल मध्यम क्राफ्टिंग सामग्री दुर्लभ। एक आत्मा जिसका तात्विक संबंध बहुत स्पष्ट है, ग्रेटर देन। बॉस ट्रोल की आत्मा भी बहुत बड़ी थी। सेठ को नहीं पता था कि इसे जीनियस आत्मा माना जाएगा या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से शक्तिशाली थे। यहां तक कि राक्षस आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव के बावजूद भी उनका कोई भाजक नहीं था। एक और अहम सवाल यह था कि अगर बर्फ की आत्माएं थी तो क्या अग्नि आत्माएं भी थी। एक बड़ी दुर्लभ अग्नि आत्मा या कुछ ऐसा ही उसके दस्ताने और कवच के लिए उपयुक्त हो सकता है जो लेस देन आकाशीय कांस्य ग्रेटर देन से बना हो। उसे बस ये पता लगाना होगा कि किन प्राणियों में ऐसी आत्माएं हैं। अग्नि ट्रोल नहीं, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। अग्नि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली। क्या अग्नि विशेषताओं वाली कोई और चीज थी? मैग्मा गोलेम या कुछ और अच्छा हो सकता है। शायद वह डेल्टा के आसपास कोई उपयुक्त प्राणी ढूंढ सके। आखिरकार यह एक ज्वालामुखी था। लाशों का मैदान साफ होने के बाद कारवां फिर से आगे बढ़ने लगा। जो बचा हुआ था उसे उन्होंने जला दिया, नहीं तो वे और भी राक्षसों को अपने रास्ते पर खींच लाते। जैसे ही सेठ गाड़ी पर बैठा और दूर तक देखा, उसके मन में एक विचार आया। यह एक चट्टानी, उजाड़ और ठंडा परिदृश्य था और इस समय बारिश हो रही थी। क्या बर्फ के ट्रोल्स को किसी ठंडी जगह पर नहीं होना चाहिए? ऐसी जगह जहां बर्फ और ऐसी ही दूसरी चीजें हो। उन्होंने बाई और रोसी से पूछा। अनुभवी कारवान लीजर ने उनसे सहमति जताई। उन्होंने पहले कभी बर्फ के ट्रोल्स का सामना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि सेठ सही थे। आम सहमति ये थी कि बर्फ के ट्रोल्स आमतौर पर स्थायी बर्फ या ठंड वाले ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे सड़क पर आगे बढ़ते रहे। जल्द ही सड़क चौड़ी सर्पिली रेखाओं में ऊपर और ऊपर चढ़ने लगी। वे जितने ऊपर गए, तापमान उतना ही कम होता गया और जल्द ही आसपास का इलाका बर्फ से ढकने लगा। कुछ कमजोर राक्षस थे जो वार से भाग गए और कुछ नहीं। अगर ये नियमित निवासी थे तो ये समझ में आता है कि लेवल 20 के आसपास के लोग सामान्य रूप से इस तरह से चलने में सक्षम थे। तो बर्फ के ट्रोल क्यों चले गए थे? किसी चीज ने उन्हें विस्थापित कर दिया होगा। ठीक है, धन्यवाद कैप्टन ओबियस। मैं भी लगभग उसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम थे, लिच ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। सेठ, क्या सब ठीक है? रोसी ने चिंतित होकर उससे पूछा। ओह हाँ, मुझे माफ करें, मैं किसी टेलीपैथी व्यक्ति से बात कर रहा था। उसने द्रोई को अपने विचार बताए और समझाया। बूढ़ी बिल्ली ने सिर हिलाया और हम कहा। यह एक अच्छा स्पष्टीकरण है, लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसके कारण इस तरह के झुंड को भागना पड़ा। हाँ, चलो इस बारे में बात करना बंद करें, अन्यथा हम कुछ झंडे लगा सकते हैं। झंडे? हम इन्हें क्यों लगाएंगे? वापसी का रास्ता खोजने के लिए? नहीं, ये रूपक है। इसका अर्थ है किसी संभावित खतरे या विपत्ति का नाम लेना और तकनीकी रूप से उसका उल्लेख करके उसे बुलाना। ओह, जैसे अगर मैंने कहा कम से कम यह हाथ नहीं है तो हम फू। सेठ ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए रोसी का मुंह ढक दिया। मैंने तुम्हें बताया तो तुम तुरंत ही उसे ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने अपना हाथ हटा लिया। हाँ, चलो युवा मित्र, ऐसा कुछ भी सिर्फ अंधविश्वास है। ओह सच में? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो। अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि बर्फ के ट्रोल कहां से भागे और फिर कहो, लेकिन मुझे यकीन है कि हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, या कुछ इसी तरह की बात। चलो देखते हैं कि तुम सही हो या नहीं। हम कुछ ऐसा जो बर्फ के ट्रोल्स के झुंड को विस्थापित कर सकता है।
शायद एक बर्फ का सांप, एक बहुत बड़ा सांप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी मौजूद है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हो गया, चलो सांप का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर एक और, कुछ नहीं हुआ। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। पत्थरों और चट्टानों से बना एक विशालकाय कीड़ा उनके सामने पहाड़ की चोटी से बाहर निकला। यह धरती के चेहरे से बाहर निकला और सड़क के दूसरी तरफ वापस गोता लगा गया। पूरे शरीर को पार करने में पूरे 30 सेकंड लगे। सेठ ने ड्रोसी की ओर मैंने तुमसे कहा था ना, वाली नजर से देखा। तकनीकी रूप से यह बर्फीला सांप नहीं है, यह स्टोन बिटर है, यह सांप से कहीं ज्यादा कीड़े जैसा है। छोटी छोटी बातें, आपने जो संकेत दिए हैं, वे मेरी बात को साबित करने के लिए काफी हैं। संकेत मत दीजिए। जल्द ही वह सिर क्या कहें कि सामने का सिर फिर से उभर आया। यह बस एक विशाल गोलाकार मुंह था जो चट्टानों को छेदने और मांस पीसने के लिए चट्टानों से बना एक भंवर जैसा था। लेस देन स्टोन बिटर लव, 64 ग्रेटर देन। झगड़े के बाद सभी लड़ाकू व्यक्तिगत गठन में आ गए। सेठ शुरू से ही मोहरा में शामिल हो गए। इस तरह के माहौल में और उस तरह के प्रतिद्वंद्वी के साथ आके हमले बहुत प्रभावी नहीं थे। वाई-1 ब्लेड भी एक अच्छा विकल्प नहीं था। प्रतिद्वंद्वी के पास खून नहीं था और वह ब्लेड वाले हथियारों के प्रति विशेष रूप से प्रतिरोधी था क्योंकि वह पूरी तरह से पत्थर से बना था। इस तरह के स्तर के अंतर के साथ ड्रैगन माइट भी काम नहीं करने वाला था। किसने सोचा होगा कि सेठ के कर्मचारी के साथ बड़ी छड़ी ऊर्जा एक बिंदु पर उसका सबसे अच्छा विकल्प होगी। दिलचस्प बात यह है कि सेठ की तरह तेजाब के पास भी हर परिस्थिति के लिए हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। संरक्षक ने सभी प्रकार की गदाएं और युद्ध हथौड़े निकाल लिए थे। टेकर के पास एक ढाल और कौवे की चोंच थी जो सेठ ने उसे दी थी। भयानक मुंह सबसे खतरनाक हिस्सा था। दूसरी खतरनाक स्थिति यह थी कि जमीन के अंदर और बाहर सुरंग बनाते हुए तेज गति से घूमते हुए शरीर से टकराना पड़ता था। बिल्ली के बुजुर्ग को केवल एक ही रणनीति पता थी, वह थी बल प्रयोग और जादू का इस्तेमाल। मोहरा बड़ी चट्टान को तोड़ देगा और जादू पानी और बर्फ के जादू का इस्तेमाल करके छोटी बजरी को उड़ा देगा और बांध देगा। धीरे धीरे विशाल पत्थर का कीड़ा सिकुड़ता गया। यह बहुत आसान होता अगर जानवर आसपास के वातावरण को खाकर पत्थरों को फिर से भरकर ठीक नहीं हो पाता। दूसरी ओर ट्रोल्स के साथ लड़ाई की तुलना में लड़ाई बहुत कम तीव्र थी। औषधियों के विशाल राशन की सहायता से वे विशाल पत्थर के कीड़े को धूल में मिलाने में कामयाब रहे। घंटों तक जानवर से लड़ते हुए धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जब चट्टानें आखिरकार हिलना बंद हो गई और उनके कानों में जानवर को मारने की सूचना गूंजी तो उन्होंने राहत की सांस ली। उनका सारा तनाव दूर हो गया और वे अपने नितंबों के बल गिर पड़े। दुर्भाग्य से इसने एक उच्च श्रेणी के जानवर कोर को छोड़कर कोई आत्मा या कोई भी वास्तव में उपयोगी सामग्री नहीं गिराई। आगे बढ़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वहां शिविर लगाने का फैसला किया। जब वे कैंप फायर पर खाना खा रहे थे, ड्रोसी सेठ के पास पहुंच गया। मुझे सच में खेद है, तुम सही थे। झंडे लगाना एक बेवकूफी वाली बात है और इसे सिर्फ किस्मत के साथ खेलने के लिए जानबूझकर नहीं किया जाना चाहिए। अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, मेरी उम्र में भी। हे। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड थी और हवाएं भी तेज थी, लेकिन किसी राक्षस ने हमला नहीं किया। गाड़ियों के घेरे से घिरे होने के कारण हवा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बड़ी आग और मोटे कंबलों ने रात को आरामदायक बनाने के लिए बाकी काम किया। ड्रोसी ने अपना सबक सीख लिया था और रात शांत रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 225 क्योंकि हम खुशमिजाज यात्री हैं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 225 क्योंकि हम खुशमिजाज यात्री हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ सुबह जल्दी उठ गया और बख्तरबंद गाड़ी की छत पर बैठ गया। यह पहली बार था जब वह वास्तव में दृश्य देख सकता था। नीचे वह उन सर्पिलों को देख सकता था जो बर्फ और पत्थरों के मैदानों के बीच से गुजरे थे। बर्फ और सुनसान चट्टानों के पीछे हरे भरे जंगल थे जो क्षितिज तक लगभग हर जगह फैले हुए थे। और क्षितिज पर वह वाइस सिटी के सिलहूट को देख सकता था क्योंकि सूरज धीरे धीरे उगना शुरू हो गया था। गर्म शहर की तरह सूर्योदय का प्रकाश दुनिया भर में फैल गया और अपने साथ हल्की गर्माहट लेकर आया। धीरे धीरे कैंप में लोगों की आवाजें गूंजने लगी। सेठ को छोड़कर किसी को भी अच्छी नींद नहीं आई थी। उसने खुद को आग से गर्म किया था। सभी के नाश्ता करने और प्रस्थान के लिए तैयार होने के बाद माहौल खुशनुमा हो गया था। एलिसन और लिन के अनुसार उनके आसपास आने से पहले ही ठंड और भी बढ़ जाएगी। और जैसा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था वैसा ही हुआ। इतनी ठंड हो गई कि लोगों को ठंड से बचने के लिए तैयार की गई औषधियां पीनी पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक तेज बर्फबारी का सामना करना पड़ा। एलिसन और सेठ ने मौसम का सामना करने के लिए आग की ढाल और आग की बारिश की। अन्यथा उन्हें रुकना पड़ता और तूफान के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता। जब उसका स्तर बढ़ा तो उसके दस्ताने के प्रभाव से लेस देन फायर रेन ग्रेटर देन और लेस देन फायर लांस ग्रेटर देन के मंत्र अनलॉक हो गए थे। लेकिन अगली समस्या आने में ज्यादा समय नहीं लगा। सेठ की ढाल पर चोट लगी लेकिन वह टिक गई। एलिसन की ढाल पर चोट लगी और वह टूट गई। उन्होंने पीछे की गाड़ियों से चीख सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि कैट स्काउट्स में से एक की बगल से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तूफान के बीच से किसी चीज ने हमला किया था और उनकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो गया था। एलिसन ने अपनी ढाल को फिर से बनाया और कई अन्य तत्वों को जोड़ा। अन्य कलाकारों ने भी ऐसा ही किया और अपनी अपनी विशेषज्ञता की ढाल को जोड़ा। कई और धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती थी, लेकिन ढालें टिकी रहीं। उन्हें नहीं पता था कि उन पर क्या हमला हो रहा है और शून्य दृष्टि के साथ बर्फीले तूफान में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। सेठ ने अपने क्षेत्र में ढाल की शक्ति को कम कर दिया और आई ऑफ आर्गोस को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसने 360 डिग्री क्षेत्र के दृश्य के लिए अभ्यस्त होने का प्रशिक्षण लिया था और वह इसे कई मिनटों तक सहन कर सकता था। उसने दूर तक देखा, उसने तेज देखा और उसे प्रकाश की कमी से बाधा नहीं हुई। क्लियर साइट ने भ्रम को देखा और थोड़े समय बाद उसने आखिरकार कुछ देखा। ढालों पर लगातार प्रहार हो रहा था, मानो वे किसी कमजोर जगह की तलाश में हो और उसने उनके लिए एक जगह बना ली थी। तूफान में हलचल ने उसे आगाह किया और उसने एक भ्रामक आकृति को अपनी ओर आते देखा। एक कंकाल भेड़िए के भूत की तरह वह ढाल से टकराया और टूट गया। सेठ की गर्दन पर निशाना साधते हुए उसने अपना मुंह खोला और अचानक अपने लक्ष्य से निकले एक अग्नि भाले को निकल गया। सेठ ने जो दरवाजा बनाया था उसे बंद कर दिया और भूत को पकड़ लिया। भाला पसलियों में फट गया और उस अमूर्त शैतान को भारी नुकसान पहुंचा। हवा में उसका आसन टूट गया और सेठ आसानी से उसके बचे हुए हिस्से को पकड़ सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने जानवर के बचे हुए हिस्से को पकड़ा, उसे लगा कि वह उस पर लेस देन आत्मा पर कब्जा ग्रेटर देन कर सकता है। जैसे ही उसने जानवर की आत्मा को काटा, शरीर का बाकी हिस्सा नष्ट हो गया। लेस देन फ्रिजिड सोल, थोड़ा क्षतिग्रस्त शिल्प सामग्री, दुर्लभ ग्रेटर देन। विवरण बर्फ के ट्रॉल्स के समान ही था, लेकिन बर्फ के प्रति उनका लगाव अधिक मजबूत प्रतीत होता था। आइटम की जानकारी को शांति से जांचने के बाद ही उसे आसपास के लोगों के हैरान चेहरे का एहसास हुआ। उसने फिर से अपनी नजरें बंद की और माफी मांगते हुए उन पर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि ये चीजें बर्फ के भूत की तरह हैं। हो सकता है कि वे बर्फ के तूफान में ही रहते हो। हाँ, मैंने उस तरह के मरे हुए लोगों के बारे में सुना है। प्राणियों की आत्माएं बर्फ में समा जाती हैं और जब तेज हवा से बर्फ हिलती है तो वे भौतिक रूप ले लेती हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके तूफान से बाहर निकल जाना चाहिए। ड्रोसी ने टिप्पणी की। सेठ सहमत हो गया। आत्माएं दिलचस्प थीं, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। वह सिर्फ आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए कारवां और अपनी यात्रा को जोखिम में नहीं डाल सकता था। गाड़ियों की कतार मुश्किल से दिखाई देने वाली सड़क पर तेजी से आगे बढ़ी। जादुई ढाल की सुरक्षा में वे बर्फीले तूफान से बचने में कामयाब रहे। जब वे बर्फीले तूफान से बाहर निकल रहे थे, सेठ ने उस बूढ़ी बिल्ली की टोपी के बारे में सोचा। अगर एक साधारण तूफान फसल योग्य मरे हुओं को जगा सकता है, तो शायद वह भी ऐसा कर सकता है। इसके बारे में भूल जाओ, आप इन आत्माओं को मैन्युअल रूप से नहीं निकाल सकते।
क्यों नहीं, इस बार सेठ ने ये सुनिश्चित किया कि वह केवल मन में ही उत्तर दे। ये केवल जादू से भरपूर पहाड़ों में ही होता है, और इस वातावरण में भी ये सबसे दुर्लभ है। इस घटना को दोहराने की कोशिश करने से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैंने कोशिश की। जादू से भरपूर पहाड़, सेठ को शक हुआ। ये खतरनाक लग रहा था। मैं आपके विचार समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहाड़ जादू का एक बहुत बड़ा भंडार है। जादू का भंडार कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि जादू पोर्टल से आता है। तो कैसे? आप ड्रैगन नसों के बारे में जानते हैं, है ना? मन का संचार पानी के समान ही काम करता है। जादू ड्रैगन नसों के साथ नदियों की तरह बहेगा और शक्ति के स्थानों पर तालाब बनाएगा, जैसे कि यह पर्वत श्रृंखला। यहाँ से जादू बहकर हवा में भर जाएगा। पथ कार्यों में एकीकरण ने केवल उस चिंगारी को फिर से प्रज्वलित किया जो सारी रोशनी खो चुकी थी। मन ग्रह की जीवन शक्ति है, लेकिन किसी भी अन्य ऊर्जा की तरह यह अनंत नहीं है। ये दुनिया से दुनिया में भिन्न होता है, लेकिन आपका पहले बस मृत था। सेठ को कमोबेश स्पष्टीकरण समझ में आ गया क्योंकि यह जादू के सिद्धांत के समान था। फिर भी ये पर्वत असामान्य रूप से संतृप्त है। कृपया ऐसा कुछ मत कहो। सेठ को पता चल गया था कि असामान्यता किसी भी अच्छी बात की भविष्यवाणी नहीं करती। क्या होगा अगर पहाड़ सचमुच फट जाए या ऐसा कुछ हो जाए? वे अभी बर्फीले क्षेत्र में आए थे और कई दिनों तक वहां से यात्रा करेंगे। कई घंटों बाद वेलिंग से मिले और उसके स्काउट सड़क पर उनका इंतजार कर रहे थे। घायल स्काउट को ठीक करने में कोई समस्या नहीं थी और टुकड़ी ने आगे का रास्ता तलाश लिया था। आगे हमें वह कैंपिंग साइट मिल गई जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लिंक ने सेठ और कारवां लीडर को सूचना दी। यह अच्छी खबर थी क्योंकि दिन का उजाला कम होने लगा था। बस इतना है कि वहां पहले से ही लोग मौजूद हैं। वे व्यापारियों के कारवां जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि वे विपरीत दिशा में जा रहे हो। ड्रोसी और सेठ ने आंख से संपर्क बनाया। चलो सावधान रहें। वे आगे बढ़ते रहे और रात होने से पहले ही कैंप साइट पर पहुंच गए। यह एक छोटा सा पठार था जो सड़क की ओर खुला था, लेकिन इसके चारों ओर चट्टानों द्वारा हवा से सुरक्षित था। सेठ और ड्रोसी दूसरे कैंप के कारवां नेता का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े जो उनके पहुंचने पर आगे आया। नमस्कार, मैं केसाज हूं, डेल्टा का एक व्यापारी। मुझे किससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त है? अब वे इतने करीब थे कि सेठ उस आदमी का चेहरा पहचान सकता था। उसकी त्वचा का रंग थोड़ा अलग था और उसमें नीलापन था। उसके लंबे भूरे बाल और सफेद दाढ़ी थी। उसके माथे पर एक जोड़ी बहुत छोटे प्यारे सींग उगाए थे। क्या वह एक राक्षस था? नमस्कार, मेरा नाम ड्रोसी है। मैं तिजाहत का कारवां नेता हूं। मैं सेठ हूं, एक यात्रा साथी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कैंपिंग साइट को हमारे साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, कृपया बेझिझक रहें। मुझे आपकी जगह लेने में खुशी होगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। शाम के बाद धुंधलके में राक्षस के मोती जैसे सफेद दांत चमक रहे थे। सेठ का कारवां केसाज के लोगों के पास शिविर स्थल पर खड़ा हो गया और रात के लिए तैयार हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।